आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वे है संसाधन का क्या अर्थ है और संसाधनों के क्या प्रकार हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संसाधन का क्या अर्थ है। तो हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। यानी कि पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वो हमारे लिए संसाधन है। लेकिन इसके लिए 3 पूर्व शर्तें हैं जो किसी भी चीज को संसाधन की कैटेगरी में आने से पहले पूरी करनी होगी। पहली शर्त क्या है? तकनीकी रूप से सुगम होना, यानी कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि प्रकृति में उपलब्ध उस वस्तु को यूज करने के लिए काम आती हो। अब जैसे कि जमीन में पेट्रोल है, किसी जगह की जमीन में पेट्रोल है लेकिन उसको निकालने की टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसको संसाधन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस चीज को प्रकृति से निकालने की तो हम उसको संसाधन की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरी शर्त क्या है? आर्थिक रूप से संभाव्य, यानी कि उसका आर्थिक महत्व होना चाहिए। अब जैसे किसी चट्टान में हम कहें कि लोहा तो है लेकिन उसमें सिर्फ 1 ही किलो लोहा निकलेगा तो हमारा खर्चा इस पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें आउटपुट बहुत कम मिलेगी। तो उस चट्टान को हम संसाधन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और यदि उसमें लोहे की ज़्यादा मात्रा है तो उसे हम संसाधन की कैटेगरी में रख सकते हैं। और तीसरी शर्त क्या है? सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के द्वारा भी उसको मान्यता मिली होनी चाहिए कि वो हम उसको संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कुछ चीजें सामाजिक मान्यताओं के अनुसार पूजनीय होती है, जैसे कि भारतीय हिंदू समाज में कुछ वृक्ष और पशु पूजनीय है, जैसे गाय है, पीपल का वृक्ष है, ये उनकी हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजनीय है तो वो इनको संसाधन के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। तो इनको हम संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते जो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध हो। अब हम देखेंगे कि संसाधनों के रूपांतरण की क्या प्रक्रिया होती है। जो वस्तु हमें प्रकृति से मिल रही है उसे हम संसाधन के रूप में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में कौन रूपांतरित करता है? मनुष्य रूपांतरित करता है। इसके लिए मनुष्य उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रकृति से अंतरक्रिया करता है और संस्थाओं का निर्माण करता है। अब हम देखेंगे संसाधनों के रूपांतरण की क्या प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के केंद्र में हम मनुष्य को रखेंगे। मनुष्य भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति के साथ अंतरक्रिया करता है। प्रकृति में ही हमें संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये अंतरक्रिया मनुष्य किसके माध्यम से करता है? तकनीक के माध्यम से। और फिर वो इन संसाधनों के उपयोग के लिए क्या करता है? संस्थाओं का निर्माण करता है। तो कोई भी हमें प्रकृति में उपलब्ध वस्तु है वो संसाधन के रूप में कैसे रूपांतरित होगी? मनुष्य पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करेगा तकनीक के माध्यम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि
प्रकृति में लोहा उपलब्ध है, तो मनुष्य तकनीक खोजेगा लोहा निकालने की, पिघलाने की, लोहे से कोई भी सामान बनाने की। और इस सब के लिए मनुष्य को संस्थाओं की आवश्यकता होगी, जिसको हम उद्योग कहेंगे, या फिर इसके लिए हमें बैंकिंग और दूसरी काफी सारी संस्थाएं, जैसे कि बिजली की सुविधा, सड़कों की सुविधा, इन सब संचार की, इनकी जरूरत होगी। इसके लिए मनुष्य संस्थाओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये प्रकृति में उपलब्ध किसी भी वस्तु को प्रयोग करेगा मनुष्य तकनीक के द्वारा। तो अब आगे हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार क्या है। हमें प्रकृति में जो संसाधन मिलते हैं उनको हमने कुछ श्रेणियों में रखा है। तो पहली श्रेणी क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो श्रेणियों में रखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन से दो प्रकार के संसाधन होंगे हमारे पास? जैव और अजैव संसाधन। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कौन से जैव होंगे और कौन से अजैव। जैव संसाधन वो होंगे जो जीवित है, जिनमें प्राण है, और अजैव जो कि निर्जीव है। तो जैव संसाधन का उदाहरण हम क्या लेंगे? जैसे कि वन, वन्य जीव, मनुष्य। और अजैव संसाधनों में हम लेंगे चट्टानें, लोहा, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं। सभी जो धातुएं अधातुएं हैं इसमें आ जाएंगी। और इसमें सजीव को हम रखेंगे। तो जैव संसाधनों का दूसरा प्रकार है संसाधनों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है समाप्यता के आधार पर। इनकी समाप्ति के आधार पर भी दो श्रेणियां हैं। समाप्यता के आधार पर कौन सी दो श्रेणियां हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जिनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से वो नष्ट नहीं होते। एक बार प्रयोग के बाद नष्ट नहीं होते, फिर से हम इनका यूज कर
सकते हैं। पुनः प्रयोग संभव है इनका, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जो अनवीकरणीय संसाधन है वो एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। इनको फिर से बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनके पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष। जैसे कि खनिज तेल, कोयला, इसके उदाहरण है। तो हम खनिज तेल और कोयले को अगर यूज कर लेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, और इनका निर्माण वनों के जमीन में दबे रहने के कारण होता है। और जब ये लाखों वर्षों तक जंगल जमीन के अंदर दबे रहते हैं तब खनिज तेल और कोयले का निर्माण होता है। तो ये संसाधनों की अनवीकरणीय श्रेणी है। जो तीसरा वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर है। स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों को 4 श्रेणियों में बांटेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर 4 श्रेणियां कौन सी है? पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय। तो जैसा कि व्यक्तिगत संसाधन नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिस पर कि किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो। व्यक्ति का स्वामित्व हो, वो क्या होगा? व्यक्तिगत या निजी संसाधन। जैसे हमारा घर, भवन, खेत, प्लॉट इत्यादि, ये कौन सी श्रेणी में आएंगे संसाधनों की? व्यक्तिगत श्रेणी में। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? सामुदायिक संसाधनों की। तो इसमें जो पूरा समुदाय है वो उन संसाधनों को यूज करता है, पूरा समुदाय प्रयोग करता है। ये समुदाय विशेष के संसाधन है। जैसे कि हम गांवों में देखते हैं, शामिलात की जो भूमि है वो सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में आती है। शामिलात भूमि के उदाहरण क्या है? जैसे कि तालाब, पशुचारण भूमि, शमशान भूमि। इन संसाधनों को पूरा का पूरा गांव प्रयोग करता है। तो ये क्या है? सामुदायिक संसाधन। तीसरी श्रेणी है राष्ट्रीय। टेक्निकली अगर हम देखें तो सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र का सभी संसाधनों पर अधिकार है। चाहे वो हमारे निजी संसाधन है, एक राष्ट्र उनको
अधिग्रहित कर सकता है, अपने कब्जे में कर सकता है। तो राष्ट्रीय संसाधन कौन से होंगे? देश में उपलब्ध सभी संसाधन। इसमें क्या क्या आ जाएगा? नदियां, पर्वत, खनिज संपदा और समुद्र से 22.2 किलोमीटर की दूरी के भीतर जो भी समुद्री संसाधन उपलब्ध हैं। इस 22.2 किलोमीटर को 12 नॉटिकल मील भी बोला जाता है। इसके बाद आती है संसाधनों की चौथी श्रेणी। एक बार राष्ट्रीय संसाधन की परिभाषा, एक्सप्लेनेशन हम साफ कर देंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में कौन से संसाधन आएंगे? जिन पर किसी देश का स्वामित्व ना हो, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा इनका प्रयोग नियंत्रित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं निर्धारित करती हैं कि इनका कैसे प्रयोग किया जाए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति से प्रयोग संभव है। और इस श्रेणी में कौन से संसाधन आएंगे? जो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर आगे हों। तट रेखा से यानी कि समुद्र में तट रेखा से 200 इन पर कोई देश अपना निजी दावा नहीं कर सकता कि ये हमारे देश के संसाधन है। तो अब हम चौथी कैटेगरी देखेंगे, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी हम संसाधनों के 4 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। विकास के स्तर के आधार। इसमें हम कौन सी 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे? पहली है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित, और तीसरा है भंडार, चौथा है संचित कोष। तो संभावी संसाधन कौन से हैं? देश में उपलब्ध हैं
देश में उपलब्ध है, परंतु अभी ज्यादा यूज नहीं किए जा रहे। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इनकी बेहतर टेक्नोलॉजी विकसित करके हम इनको भविष्य में यूज कर सकते हैं। विकसित संसाधन कौन से हैं? इनकी टेक्नोलॉजी पूर्णतः विकसित है और इनका हम सर्वेक्षण कर चुके हैं। सर्वेक्षण हो चुका है। उपयोग की मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है। तो ये क्या है? विकसित संसाधन है। तीसरा है भंडार। इनसे संबंधित टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। अब जैसे कि हमें पता है जल किससे बनता है? H2O से। तो इसमें हम हाइड्रोजन का प्रयोग करके ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये क्या है? भंडार है कि हाइड्रोजन तो उपलब्ध है लेकिन हम टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका यूज नहीं कर रहे। हाइड्रोजन से ऊर्जा निर्माण संभव है लेकिन टेक्निक नहीं है, तो इसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो संचित कोश को समझने के लिए हम भंडार की एक्सप्लेनेशन को साफ कर देते हैं। ये संचित कोश जो है ये भी भंडार का ही एक भाग है। इसमें भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, परंतु वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? सीमित उपयोग। भविष्य में हम इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि नदियों से हम ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं और जो नदियों का जल है वो बांधों के रूप में संचित है। तो हम जब चाहें इनका भविष्य में हम यूज बढ़ा सकते हैं कि हम जो ज्यादा अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो इनके माध्यम से पूरी करें।
तो ये था संसाधनों का वर्गीकरण। आशा है कि आप सब अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे कि संसाधनों का क्या अर्थ है और किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ एक चीज और समझने लायक है कि इन संसाधनों का उपयोग हम कैसे करते हैं। क्या संसाधन केवल प्रकृति का उपहार है? क्या संसाधन प्रकृति का उपहार है? तो हम कहेंगे कि नहीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें मनुष्य की। प्रकृति का उपहार है नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा इनका उपयोग नहीं करेगा तो ये यूजलेस है। मनुष्य ही इनको संसाधन में परिवर्तित करता है। मनुष्य के द्वारा ही इन्हें संसाधनों की श्रेणी में लाया जाता है। तो मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।